प्यारे व्यूअर्स, आप सभी का फिर से मॉडर्न एजुकेशन में स्वागत है। और हम लोग ऐसे आरआरबी एनटीपीसी संबंधित प्रश्नों पर जीएस का प्रकाश डाल रहे हैं। और विगत वर्षों में सबसे अधिक अगर जीएस में प्रश्न पूछे गए हैं तो वो साइंस से पूछे गए हैं। तो आज हम लोग ऐसे साइंस से ही कुछ प्रश्न पर ऐसे ध्यान देंगे। उनमें से जो ये साइंस का जो सब्जेक्ट है फिजिक्स का जो उसमें यांत्रिकी एक चैप्टर है, जो हर बार वहां से प्रश्न आ रहे हैं, तो उसी से कुछ प्रश्न लिया गया है। उनमें से पहला जो प्रश्न है, कार्य का एसआई मात्रक यानी मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक क्या है, जिसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं, वो कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक क्या है, जूल। और जूल क्या होता है, एक जूल बराबर जो होता है एक न्यूटन के बराबर होता है, एक न्यूटन मीटर के बराबर होता है। दूसरा में है न्यूटन किसका है से एसआई मात्रक है, तो न्यूटन जो है वो बल का एसआई मात्रक, किसका है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। और वाट किसका है, तो वाट जो है वो शक्ति का एसआई मात्रक है, शक्ति का एसआई मात्रक है। याद रखिएगा, एक एसआई मात्रक होता है और एक होता है सीजीएस प्रणाली। तो ये जो सीजीएस प्रणाली होता है, आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो डाइन है, ये जो डाइन है वो किसका, तो ये एसआई मात्रक में नहीं आता है, ये बल का ही एक मात्रक है, लेकिन सीजीएस प्रणाली में आता है। किसमें आता है, सीजीएस। सी का मतलब होता है आपका है से सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकेंड, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में ये किसका है, डाइन है से बल का ही एक इकाई है, बल का इकाई में आता है, वो सीजीएस प्रणाली में आता है। किस में आता है, सीजीएस प्रणाली में। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, तो वो प्रकाश वर्ष किसका है, दूरी का इकाई में आता है। किस में आता है, दूरी का। अब समय का, तो समय का जो एसआई मात्रक आता है वो सेकेंड है, समय का क्या आता है, सेकेंड में आता है। अब यहां पर है एक प्रकाश वर्ष है, ये प्रकाश है, लाइट है, तो इसका क्या होता है, इसका जो इकाई है उसको याद रखिएगा, उसको लक्स कहते हैं। लक्स साबुन नाम जानते करते हैं। ये प्रकाश का है, किसका है, प्रकाश का, ये इकाई में आता है लक्स, जिसको कहते हैं। धारा, धारा का एम्पियर होता है, धारा क्या होता है, एम्पियर। ये सभी क्या है, इकाई है, जो विगत वर्षों में ये सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रकाश का दूरी, समय का सेकेंड, प्रकाश का लक्स है, और धारा का एम्पियर। अब हम लोग आते हैं तीसरा प्रश्न में। ये तीसरा प्रश्न है, बल का एसआई यूनिट यानी इकाई क्या है, बल का क्या होता है, तो बल न्यूटन होता है, बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। केल्विन किसका होता है, तो केल्विन तापमान मापने के लिए किया जाता है, इसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक तापमान कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक तापमान। तो ये तापमान या टेम्परेचर मापने के लिए इसका केल्विन का प्रयोग किया जाता है। पास्कल, ये जो पास्कल है इसका है से दाब का, प्रेशर जो होता है दाब का, ये दाब का एक यूनिट है, यानी दाब मापने के लिए हम पास्कल का प्रयोग करते हैं, यानी पास्कल का प्रयोग दाब मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट में आता है वोल्ट। ये जो वोल्ट होता है इसमें विद्युत विभव या विभवांतर या विद्युत वाहक, जिसको हम लोग विभवांतर भी कहते हैं और उसको ऐसे विद्युत विभव भी कहते हैं, यानी विद्युत से संबंधित जो भी है वो सभी वोल्ट में आते हैं। किस में आते हैं, वोल्ट में। इसको विभवांतर भी बोला जाता है, विभवांतर। तो ये वोल्ट का वोल्ट मापने के लिए, जो विद्युत को मापने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो वोल्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, पार्सेक इकाई है। पार्सेक क्या है, तो ये पार्सेक के किस चीज की इकाई है, तो पार्सेक जो है वह दूरी का इकाई है। किसका है, दूरी का इकाई। लेकिन इसका जो प्रयोग जो होता है दूरी का, इसका उपयोग ऐसे खगोल विज्ञान में बहुत बड़ी दूरी मापने के लिए किया जाता है, यानी कम डिस्टेंस के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। पार्सेक का जो प्रयोग है वह खगोल विज्ञान में बहुत बड़ी दूरी मापने के लिए किया जाता है। लगभग ऐसे 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी पार्सेक जो है वह ऐसे दूरी के मापने के लिए किया जाता है, लेकिन ये बहुत अधिक दूरी मापने के लिए खगोल विज्ञान में इसका प्रयोग किया जाता है, और इसमें इसके बराबर जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अब यहां पर है समय
का कौन सा इकाई है? तो समय जो होता है उसको मापने के लिए हम लोग तो जानते हैं समय का सेकेंड होता है। समय क्या होता है? सेकेंड का प्रयोग किया जाता है। अब आता है यहां पर प्रकाश की चमक। एक होता है प्रकाश जिसका एसआई मात्रक लक्स होता है। क्या होता है? लक्स होता है। प्रकाश का एसआई मात्रक लक्स होता है, लेकिन उसकी जो चमक है तो उसकी चमक को मापने के लिए हम लोग ऐसे ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर, क्या करते हैं उसको? ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर या फिर कैंडला प्रति वर्ग मीटर के द्वारा ऐसे उसकी माप किया जाता है। कैंडला प्रति वर्ग मीटर के रूप में किया जाता है। अंत में आता है चुंबकीय बल की। अगर चुंबकीय जो बल है उसका जो अगर हम एसआई मात्रक देखें तो उसका एसआई मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। चुंबकीय बल का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखा हुआ है ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका एसआई मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है वह ऐसे ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक है। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? ल्यूमेन है। इसमें है ज्योति तीव्रता, एक है ज्योति तीव्रता, यानी ये जो तीव्रता जो है यानी लाइट के बारे में है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं कि ज्योति जो तीव्रता है वो उसका कैंडला होता है। क्या होता है? कैंडला। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडला होता है। और ज्योति फ्लक्स का होता है? ल्यूमेन होता है। अगला प्रश्न है पास्कल इकाई है। पास्कल इकाई, पास्कल से हम किसकी इकाई है, किसको मापा जाता है? तो पास्कल हमें आर्द्रता यानी ये जो है दाब है इसको मापा जाता है। किसको मापा जाता है? दाब को मापा जाता है। पास्कल के द्वारा हम ऐसे दाब का यानी प्रेशर की माप करते हैं। इसमें है एक आर्द्रता। आर्द्रता को ऐसे उसको 3 भागों में बांटा गया मापने का। एक है निरपेक्ष आर्द्रता जिसको ऐसे ग्राम प्रति घन मीटर में, यानी पहला नंबर में है ग्राम प्रति घन मीटर में इसको मापा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। दूसरा है सापेक्ष आर्द्रता जिसको हम लोग प्रतिशत में मापते हैं। सेकेंड नंबर में क्या है? प्रतिशत में मापते हैं जिसको हम लोग सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। और एक होता है विशिष्ट आर्द्रता जिसको ग्राम केजी में बांटा जाता है। तीसरा नंबर में है विशिष्ट आर्द्रता जिसको ग्राम पर केजी में मापा जाता है। इसके बाद है वर्षा। वर्षा के बारे में है तो वर्षा की माप जो होती है वह मिलीमीटर में किया जाता है। किसमें किया जाता है? मिलीमीटर में वर्षा की माप की जाती है। तापमान की, तो तापमान का ऐसे हम लोग ऐसे सेल्सियस या फ़ारेनहाइट या फिर इसका जो एसआई मात्रक है केल्विन। क्या है? केल्विन। केल्विन से या फिर हम ऐसे सेल्सियस डिग्री से या फिर फ़ारेनहाइट डिग्री से हम इसकी माप करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, यानी जो मात्रक है इसकी पद्धति को कब लागू किया गया? तो इसकी पद्धति को 1971 में लागू किया गया। 1971 ईस्वी में ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति को लागू किया गया, जिसको हम लोग एसआई इकाई भी कहते हैं। अगला है डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल से हम किसको मापते हैं? तो वातावरण की जो ध्वनि है, आवाज जो है, वातावरण में जो चारों तरफ फैली हुई आवाज है, ध्वनि है, उसको मापने के लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं। खून में हेमोग्लोबिन को मापने के लिए एक यंत्र है जिसको हम लोग कहते हैं हेमोग्लोबिन मीटर। ठीक है, उसके द्वारा मापा जाता है। पेशाब में शक्कर, यानी अगर आपको डायबिटीज है तो उसमें पेशाब में शक्कर के इसकी माप के लिए ऐसे हम लोग ऐसे उसका प्रयोग जो प्रशिक्षण करते हैं उसको कहते हैं ग्लूकोज मूत्र प्रशिक्षण। इसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज मूत्र प्रशिक्षण के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में यंग प्रत्यवस्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो यंग प्रत्यवस्था का एसआई जो मात्रक है वह है न्यूटन पर मीटर वर्ग, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। यानी यंग प्रत्यवस्था जो गुणांक है उसका अगर जो मात्रक है वह है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसमें से है डाइन प्रति सेंटीमीटर। तो ये जो डाइन जो होता है ये प्रति जो सेंटीमीटर होता है ये बल का होता है, वो CGS मात्रक में बल का ही होता है। किसका होता है? बल का।
न्यूटन प्रति मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर होता है यह प्रति बल का या दाब का, इसमें दाब का भी बोल सकते हैं या फिर प्रति बल भी बोला जाता है, दाब या प्रति बल के नाम से जानते हैं। मीटर वर्ग प्रति सेकेंड, मीटर वर्ग प्रति सेकेंड ये त्वरण का आता है, किसका आता है? त्वरण का। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? संवेग, वेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान। तो इसमें सदिश राशि नहीं है यानी अदिश राशि है, तो सदिश राशि नहीं कौन होगा? द्रव्यमान। अब ये क्या है? संवेग, वेग और कोणीय वेग, ये सदिश राशि है। सदिश राशि वैसे भौतिक राशि कहते हैं जिसमें परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों निहित होते हैं। क्या है? परिणाम और दिशा। परिणाम मीन्स मात्रा, क्वांटिटी, और दिशा दोनों जब रहेगा उसको हम लोग सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? सदिश राशि के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर अदिश किसको कहते हैं? तो अदिश में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, परिणाम तो रहता है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, अदिश राशि है तो अदिश राशि कौन है? ऊर्जा, बल आघूर्ण, संवेग, उपयुक्त सभी। तो इसमें अदिश राशि कौन है? तो अदिश राशि में ये ऊर्जा है, बाकी ये जो बल आघूर्ण, संवेग, ये सभी क्या है? सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? बार बार सदिश और अदिश का उपयोग इसलिए किया जा रहा है ताकि ऐसे आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन सदिश में आते हैं, कौन कौन अदिश में आते हैं। तो 12 नंबर में लिखा है निम्न में से कौन एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य। तो सदिश राशि इसमें कौन है? तो सदिश राशि इसमें संवेग है। अब ये दाब, ऊर्जा और कार्य ये क्या है? अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है निम्न में से सदिश राशि है। अब फिर बोला गया कि इसमें कौन सदिश राशि है? वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। तो इसमें क्या है? सदिश राशि में वेग आएगा, द्रव्यमान या आपका अदिश में आएगा, समय अदिश में आएगा और लंबाई अदिश राशि में आएगा, क्योंकि इसके तो मात्रा हैं लेकिन इसका दिशा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? ये बीपीएससी 2002 में आया हुआ प्रश्न है। तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र, अगर हमको त्वरण को फाइंड करना है तो उसका जो सूत्र है वो आपका ये हो जाएगा, त्वरण बराबर होता है आपका अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाय समय। यानी ये आपका ऐसे त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है। बाकी ये जो लिखा हुआ है ए बराबर यू प्लस वी टी, ए बराबर वी प्लस यू बाय टी और ए बराबर वी प्लस यू बाय 2, ये सभी क्या है? ये त्वरण ज्ञात करने के सूत्र में अगर आता है तो ए बराबर वी माइनस यू टी, यानी वी क्या है? ये अंतिम वेग है और u जो है वह प्रारंभिक वेग है। दोनों वेग का माइनस करके हम समय से डिवाइड करेंगे तो वो क्या निकलेगा? त्वरण निकलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? यानी पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो, उसके संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी राशि हम ऐसे प्राप्त कर सकते हैं? तो कौन सी राशि ऐसे प्राप्त कर सकते हैं? तो वो ऐसे हमारा द्रव्यमान है। वो क्या है? द्रव्यमान। यानी संवेग और वेग अनुपात में भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, वो द्रव्यमान है। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए, यानी उसके जो वेग है, स्पीड है, उसको 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 में लिखा त्वरण 2 गुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, भार 2 गुना हो जाती है। तो जब ऐसे किसी वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा उसके डबल हो जाता है, ये उसका 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 गुना। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान दीजिए
लिखा हुआ है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु, यानी कोई जो वस्तु है वो स्थिर है या फिर गति कर रहा है, एक समान वेग से गति कर रहा है। तो किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो, यानी उस पर ऐसे जब तक हम बाहरी बल नहीं लगाते हैं तो वो सक्रिय नहीं होता है। यह ऐसे न्यूटन के कौन से गति के नियम में आता है? तो न्यूटन के ये प्रथम नियम में आता है। किस में आता है? प्रथम नियम। जो प्रथम नियम है उसके अनुसार ऐसे न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसके अनुसार जब तक ऐसे हम उस पर बाहरी बल नहीं लगाएंगे तब तक उसके कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी प्रथम नियम के अनुसार होता है किसी भी वस्तु की स्थिति को बदलने के लिए, कोई भी वस्तु है अगर उसकी स्थिति को बदलना है तो उसके लिए बाहरी बल की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई वस्तु अगर कहीं पर स्थित है तो स्थिर ही रहेगा, अगर कोई वस्तु गति कर रहा है तो वह एक समान से गति करेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन के प्रथम नियम कहा गया है, जिसको जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? जड़त्व के नियम से जाना जाता है। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? तो न्यूटन के जो द्वितीय नियम है इसमें याद रखना है, इसको ऐसे बल, द्रव्यमान और त्वरण का भी नियम कहा जाता है। बल, द्रव्यमान और त्वरण का, यानी किसी वस्तु पर लगने वाला बल, किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी हम किसी वस्तु पर जब बल लगाते हैं तो उसका जो द्रव्यमान है यानी मास है, वजन है, और उसके जो त्वरण है, वेग है, उसके गुणनफल के बराबर होता है। यानी किसी वस्तु पर अधिक बल लगाते हैं तो वहां पर अधिक तेजी से त्वरित होता है। तो इस प्रकार से न्यूटन का जो द्वितीय गति का नियम है इसमें ऐसे हम लोग ऐसे बल, द्रव्यमान और त्वरण के संबंध को जानेंगे। किसके बारे में? बल, द्रव्यमान और त्वरण। जब भी बल, द्रव्यमान और त्वरण के बारे में आ जाए तो वो न्यूटन के द्वितीय का नियम में आता है। तृतीय नियम में क्या आता है? न्यूटन का जो तृतीय नियम है इसमें क्रिया और प्रतिक्रिया, यानी हम कोई भी काम जब करते हैं तो उसका एक प्रतिक्रिया भी आता है, रिजल्ट आता है। यानी प्रत्येक क्रिया के समान उसके विपरीत ऐसे प्रतिक्रिया होती है। तो जहां पर विपरीत प्रतिक्रिया होगी उसको ऐसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको तृतीय नियम में कहा जाता है। पहला नियम में वो स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा, गति कर रहा है तो गति करते रहेगा जब तक उस पर बाहरी बल ना लगे। दूसरा में क्या होता है कि दूसरा में आपका ऐसे बल, द्रव्यमान और त्वरण के नियम आते हैं। यानी जहां पर बल और द्रव्यमान जब लगाया जाता है किसी वस्तु पर तो उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर हो जाता है। तीसरा में क्रिया और प्रतिक्रिया का जो नियम आता है वो तृतीय नियम में आता है। अगला क्वेश्चन है बल की परिभाषा आती है न्यूटन, यानी बल कहां पर, न्यूटन के कौन से नियम में बल का प्रयोग किया जाता है? तो ये है से पहला नियम में आता है। किसमें आता है? पहला नियम में जब हम बल लगाते हैं तो उसमें पहला नियम इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के पहले नियम को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं? जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है न्यूटन के पहले नियम को। क्वेश्चन नंबर लास्ट इस सेशन का है हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है। फाउंटेन पेन से स्याही जो है बाहर निकलती है, क्या कारण है? तो ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी हो जाता है। जब ऊंचाई बढ़ता है तो उसके जो वायु दाब है, हवा का जो प्रेशर है वो कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 में है ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि हो जाती है, यानी उसका दाब ऐसे अधिक हो जाता है। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब अपरिवर्तित रहती है। ऊंचाई बढ़ता है तो हवा में प्रेशर अपरिवर्तित रहती है, जहां नीचे जितना रहता है ऊपर में भी उतना ही रहता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। कि चारों में हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाता है। इसका कारण है ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी हो जाती है, यानी हवा का जो दाब है वो कम हो जाएगा। तो उसी कारण से क्या होता है कि जो स्याही है वो निकल जाती है। आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम है उसमें श्योर ऐसे ये भौतिकी से आपका एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। थैंक यू।